हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 76 की हम बात करेंगे और केमिकल बॉन्डिंग का ये लेक्चर नंबर 3 है। जैसा लास्ट लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी के एप्लीकेशन क्या क्या हैं, वो सब चीज़ें देखी। नाउ हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 3 की। और आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूं, नाम है फजान्स रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जगह जगह काम में आता है, एप्लीकेशंस भी इसके बहुत सारे हैं, सब हम यहां देखने वाले हैं। फजान्स रूल क्या चीज है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, फजान्स रूल से क्या पता लग जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, कि आयनिक कंपाउंड में कितने कोवेलेंट कैरेक्टर हैं। 100% कोई भी कंपाउंड आयनिक नहीं होता है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कुछ ना कुछ जरूर होते हैं। उसी कंसेप्ट के बेस है फजान्स रूल। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड मतलब कि जब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वो 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं। वो कितने आते हैं, किसमें ज्यादा आएंगे, किसमें कम आएंगे, उस सब के बारे में बताता है फजान्स रूल। ना तो कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट होता है, ना ही कोई बॉन्ड 100% आयनिक होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयनिक कैरेक्टर होते हैं, जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के जब एप्लीकेशन पढ़ रहे थे तब मैंने बात की थी, वहां मैंने आपको बताई थी हेनी स्मिथ इक्वेशन, वहां परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहां हमने ये देखा था, एक हमने देखा था आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। तो एक तो है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड और एक है आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसके लिए तो हमने देखा कि डेल En अगर इंक्रीज होता है तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। आईसी का मतलब है आयनिक कैरेक्टर। दूसरा मैंने ये बोला, यहां मैंने आपको पीछे बढ़ाया है हेनी स्मिथ इक्वेशन, याद आ रहा है? ठीक है, 16 डेल En प्लस 3.5 डेल En स्क्वायर, याद आ रहा है? एक यहां पे हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, उससे पता लग जाता है परसेंट आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट या ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट और कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। तो ये चीजें तो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी मैं बता रहा हूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड वो किससे चेक होता है, फजान्स रूल से। कैसे चेक होता है, देखो इधर, जब मान लो ए है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसने A+ बनाया, जिसको मैं बोलता हूं कैटाइन। बी जो है उसने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और वो कन्वर्ट हो गया B- में, इसको मैंने बोल देता हूं एनाइन। तो पहले A ने इलेक्ट्रॉन दिया, A+ में चला गया, B ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, B- में चला गया। तो ये कैटाइन है। कैटाइन का साइज स्मॉल होता है, न्यूक्लियस, और ये कैटाइन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, बीच वाला न्यूक्लियस है। ठीक है,
और ये एनाइन, इसका साइज बड़ा होता है, और ये न्यूक्लियस, और ये एनाइन, ये केटाइन, ये केटाइन है और ये एनाइन है। अभी जो केटाइनाइन है वो सिमेट्रिकल स्पेरिकल शेप है, सिमेट्रिकल स्पेरिकल शेप है। जब केटाइन और एनाइन एक दूसरे के कांटेक्ट में जाएंगे, जब क्लोज जाएंगे, when contact to each other, जब ये एक दूसरे से कांटेक्ट में जाएंगे तो ये केटाइन जो है ना, इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन क्लाउड of anion distorted by cation। ये इसके वापस समझना, जब ये क्लोज जाएंगे तो केटाइन, इस एनाइन का साइज बड़ा है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जब अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये तो केटाइन और इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, ये न्यूक्लियस और ये एनाइन। ये है अनसिमेट्रिकल स्पेरिकल शेप, मतलब डिस्टोर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन। इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है, डिस्टोर्टेड कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्टेड हुआ, तो पहले ए ने इलेक्ट्रॉन दिया था बी को, फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, ए ने इलेक्ट्रॉन दिया था बी को। अब ए, पहले तो ए ने दे दिया, अब ए उसी ए का जो केटाइन है उस एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब बी से वापस ए क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। पहले ए बी को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अब वो केटाइन, उस एनाइन का साइज बड़ा है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो बी से वापस इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो पहले दिया, अब वापस लिया, तो इसको शेयरिंग बोलते हैं क्या, दोनों, मतलब इस बॉन्ड में, ये जो बॉन्ड बनेगा इसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो गए, ए का भी पार्टिसिपेट हो गया, बी का भी पार्टिसिपेट हो गया। पहले ए ने दिया था, अब ए वापस ले रहा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो ड्यू टू डिस्टोर्शन, ड्यू टू डिस्टोर्शन इन एनायनिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डायरेक्शनल कैरेक्टर एपियर, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक डायरेक्शन में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। इसलिए ड्यू टू डिस्टोर्शन इन एनायनिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डायरेक्शनल कैरेक्टर एपियर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर कम्स इन आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड में क्या आ जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। अब ये जितना ज्यादा डिस्टोर्शन होगा उतना ही ज्यादा इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन डिस्टोर्टेड बाय केटाइन, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ केटाइन। इसको कितना पोलराइज्ड कर रहा है, मतलब पोल में कन्वर्ट कर रहा है, एक तरफ नेगेटिव पोल बना रहा है, एक तरफ पॉजिटिव पोल बना रहा है, उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ केटाइन। एनाइन कितना पोलराइज्ड हो रहा है उसको बोलते हैं
पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन और केटाइन के द्वारा एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करना वो कहलाता है पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। दो फैक्ट लगेंगे। पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन मतलब केटाइन के द्वारा एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, उसको तो बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। एक है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन, एनाइन के इलेक्ट्रॉन को क्लाउड का पोलराइज्ड होना वो कहलाता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन। तो कितने कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हम ये बता देंगे कि इसमें ज्यादा है इसमें कम है। कंपैरिजन हम कर सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, बट ये बता देंगे। 4 कंपाउंड दे दिए और ये पूछा कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है वो किसमें कम है, तो वो डिपेंड करेगा, मतलब डायरेक्शनल या कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ केटाइन एंड एनाइन। अब केटाइन और एनाइन की नेचर जो है वो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी है, उसको देखते हैं वो क्या है। नोट करो। तो फजान्स रूल के बारे में बात कर रहे थे। अब फजान्स रूल को मैंने समझा दिया है कि कैसे होता है केटाइन और एनाइन। केटाइन का साइज स्मॉल होता है, ये केटाइन है, ये एनाइन है, और जब ये कांटेक्ट करते हैं तो केटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और इसमें पोलराइज्ड कर देता है। इस पूरी प्रोसेस के कारण आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर अपीयर होते हैं। अब इसको मैं डेफिनेशन में अगर लिखूं तो लिखूंगा व्हेन केटाइन एंड एनाइन when cation and anion contact to each other, cation attract electron cloud of anion। यही बोला था कि एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन बिकम डिस्टोर्टेड। This process known as polarization। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा आ जाएंगे। तो मैं ये बोलूं कि एज वेल एज पोलराइजेशन इंक्रीज, कि जैसे जैसे पोलराइजेशन इंक्रीज होगा कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड इंक्रीज। अब पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, केटाइन अट्रैक्ट कर रहा है, एनाइन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केटाइन को डोनेट कर रहा है, तो पोलराइजेशन डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। पोलराइजेशन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक तो है पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन, एक है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन। इसको तो रिप्रेजेंट करूंगा पीजेड से पोलराइजेबिलिटी को,
पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन को रिप्रेजेंट करूंगा PP से। पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन क्या है, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनाइन क्या है? द एबिलिटी ऑफ केटाइन टू अट्रैक्ट, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, डेफिनेशन आप नोट करें। पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन किसको बोलते हैं? द एबिलिटी ऑफ केटाइन टू अट्रैक्ट, द एबिलिटी ऑफ केटाइन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन known as polarizing power of केटाइन, कि केटाइन की एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, केटाइन के द्वारा इलेक्ट्रॉन के एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है या एबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। क्लियर? Polarability of anion, the ability of anion by which its electron cloud attract towards cation। ये एनाइन की एबिलिटी है कि वो कितना पोलराइज्ड होता है केटाइन के द्वारा, वो पोलराइजिबिलिटी, और केटाइन एनाइन को कितना अट्रैक्ट करता है, वो है पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजेशन डिपेंड करेगा किस पे? इन दो फैक्टर पे। तो हमें जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसमें पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन देखनी है, और उसके बाद हमें बात करना है पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनाइन की। तो पहले मैं इसकी बात करता हूं, उसके बाद ये किस पे डिपेंड करता है और ये किस पे डिपेंड करता है, उनके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट है पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक पोटेंशियल ऑफ केटाइन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उस केटाइन की पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर किसको बोल रहा हूं? एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी आयनिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया। और साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो देखो इधर जैसे क्वेश्चन करते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन, देखो सबसे पहले इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, NH2 NP6। केटाइन वो केटाइन जिसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। फिर ट्रांजिशन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब D1 टू D9, ये ट्रांजिशन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर भाई इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का पोलराइजिंग पावर ट्रांजिशन वाले से कम होगा, डी ब्लॉक केटाइन बोल दो, या इसको मैं बोल दूं डी ब्लॉक केटाइन। फिर 18+2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हैविंग केटाइन, वो केटाइन जो 18+2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। मतलब इसको मैंने क्या बोला? इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन, पीछे बताया था। फिर 18
इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हैविंग केटाइन। जनरली ये ऑर्डर होता है पोलराइजिंग पावर का। सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर इनकी होती है, क्योंकि इधर से इधर जाता हो ना तो सिग्मा डिक्रीज होता है और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ेगी। सिग्मा डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहाँ NH2 का इसका एग्जांपल लू, जैसे Na+ हो गया, Mg+2 हो गया, Al+3 हो गया, Ca+2 हो गया, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। Fe+2 हो गया, Fe+3 हो गया, CO+2 हो गया, CO+3 हो गया, ये इसके एग्जांपल। 18+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Pb+2 हो गया, Sn+2 हो गया, ठीक है, Ga+1 हो गया, Tl+1 हो गया, As+3 हो गया, Sb+3 हो गया, सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में Ag+ हो गया, Au+ हो गया, Cu+ हो गया, Zn+2 हो गया, Cd+2 हो गया, Pb+4 हो गया, Hg+2 हो गया, Pb+4 हो गया, Sn+4 हो गया, As+5 हो गया, Sb+5 हो गया, ये 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इधर से इधर जाऊंगा तो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन बढ़ेगी। ये जनरल सा कंसेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। अब इस पे क्वेश्चंस की बात करें तो देखो इधर, अरेंज द फॉलोइंग केटाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। पहला देखो, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+। इधर से इधर जा रहा हूं तो चार तो सेम है, साइज ये सब किस में आएंगे? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, सारे चार सेम है, साइज बढ़ रहा है और साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो यहां पे क्या हुआ? डिक्रीज। ये पोलराइजिंग पावर है भैया, डिक्रीज। ऐसे में बात करूं Be+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2, Ba+2, ये भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इधर से इधर जाऊंगा तो साइज यहां भी इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजिंग पावर यहां भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब इन दोनों में कंपैरिजन पूछे तो इन दोनों का आयनिक पोटेंशियल का ऑर्डर मैंने बताया है कि सबसे ज्यादा होगा Be+2, फिर Mg+2, फिर Li+। दोनों को मिक्स करें तो Be+2, Mg+2, Li+, और उसके बाद सेकंड ग्रुप के आना स्टार्ट हो जाएंगे, Ca+2, Sr+2, Ba+2 और Na+, K+, Rb+ और Cs+। केवल फर्स्ट ग्रुप में केवल लिथियम की ज्यादा है और बाकी तो सब आएंगे। मतलब इधर से इधर जा रहा हूं ना, ये वाला ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन करा सकता है। पोलराइजिंग पावर केटाइन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर एल्यूमिनियम लगाना है Al+3 तो Al+3 यहां आएगा। ये आयनिक पोटेंशियल वैल्यू के बेस्ड पे है Al+3, मतलब Be+2 की पोलराइजिंग पावर Al+3 से ज्यादा होती है। इंपोर्टेंट, इसका ध्यान रखोगे। अब मैं बोलूं कि Rb+ और Cu+, तो Cu+ की ज्यादा होगी क्योंकि Cu+ है 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, Rb+ है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो Cu+ की ज्यादा हो गई। ऐसे में लूं Ca+2 और Zn+2, तो Zn+2 की ज्यादा होगी क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट बात करूं, Sn+2, Sn+4, तो Sn+4 की ज्यादा होगी। Pb+2, Pb+4, Pb+4 की ज्यादा होगी। P+3, P+5, P+5 की ज्यादा होगी। एक ध्यान ये रखना, Cu+, Ag+, Au+, Zn+2, Cd+2 और Hg+2, यहां भी टॉप टू बॉटम जाता हूं, यहां भी टॉप टू बॉटम जाता हूं तो पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। यहां भी इंक्रीज होती है क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है,
और यहां भी जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होती है। इन दोनों का ध्यान रखोगे, टॉप टू बॉटम जाने पे यहां पोलराइजिंग पावर क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। यहां भी इंक्रीज हुई है, यहां भी इंक्रीज हुई है। इन दोनों में कंपेरिजन करें तो Zn+2 से पोलराइजिंग पावर Cu+ की ज्यादा है, Cd+2 से पोलराइजिंग पावर Ag+ की ज्यादा है। ये ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, और होपफुली ये सबको आना भी चाहिए। Sn+2, Sn+4 और Al+3 बीच में आता है Sn+2 के। ये कुछ ऑर्डर है जो ध्यान रखने पड़ेंगे। Fe+3 और Al+3 में Fe+3 की ज्यादा है, किससे? Fe+2 से। इतने रखो लोगे, ध्यान सफिशिएंट है। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन इस जनरली इस कंसेप्ट से चलना है। और उसके अलावा ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का कंपैरिजन बता दिया। ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, यहां टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आती है पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनाइन। ठीक है, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनाइन, ये ध्यान रख लोगे। क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आ सकता है, इसका एप्लीकेशन भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनाइन। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो यहां देखो, जितना ज्यादा साइज होगा ना एनाइन का, वो उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो यहां पोलराइजिबिलिटी जो आएगी, वो पोलराइजिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एनाइन in decreasing order of पोलराइजिबिलिटी। तो देखो, फर्स्ट है F-, Cl-, Br-, I-। चार सब पे सेम है। साइज बढ़ेगा, जितना बड़ा साइज होगा केटाइन उतना ही ज्यादा उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगी, ये वाला ऑर्डर आएगा। दूसरा O-2, S-2, Sc-2, यहां भी बढ़ेगी। अब आपको ये दे दे O-2, F- and N-3 due to small size, these are not polarized जनरली। इनका स्मॉल साइज है, इसलिए ये जनरली पोलराइज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज दीज आर नॉट पोलराइज्ड जनरली। ये हैव वीक पोलराइजिबिलिटी, इनकी वीक पोलराइजिबिलिटी होती है। बट Be+2 कैन पोलराइज्ड these anion because have high polarizing power। बट Be+2 इनको पोलराइज कर सकता है क्योंकि Be+2 की हाई पोलराइजिंग पावर है। अब अगर बोले कि Cl-, S-2
O-2 और F-। तो पहले ये लार्ज साइज और ये स्मॉल साइज। अब ये लार्ज साइज में इनमें से ज्यादा कौन? S-2, फिर कौन? Cl-, उसके बाद इनमें से ज्यादा कौन? O-2 और उसके बाद F-। पहले साइज डोमिनेट होती है यहां पे, पोलरिजिबिलिटी ऑफ एनाइन में साइज मोर डोमिनेट। साइज मोर डोमिनेट है, इसीलिए देखो ये 3 सेल वाले थे, ये 2 सेल वाले थे, तो 3 सेल वाले को मैंने पहले रखा है। एक दूसरा और, पॉली एटॉमिक एनाइन हैव लेस पोलरिजिबिलिटी देन मोनो एटॉमिक एनाइन। पॉली एटॉमिक एनाइन जो है वो उनकी पोलरिजिबिलिटी लेस है देन मोनो एटॉमिक एनाइन, बिकॉज इन पॉली एटॉमिक एनाइन, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी delocalized and not available, delocalized due to this not polarized, less polarized by cation। देखो जैसे CO3-2 है तो यहां नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, 3 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो रहा है, तो केटाइन को इजी वे में नहीं मिलेगा। CO3-2 और Cl- ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है? Cl- की ज्यादा पोलराइजिंग पावर है पॉली एटॉमिक एनाइन से। अब अगर मैं बात करूं SO4-2 और Cl-, तो Cl- की ही ज्यादा है, SO4-2 की कम होगी, क्योंकि वहां नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, और डिलोकलाइज हो रहा है मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो केटाइन को इजीली अवेलेबल नहीं होगा, वो कभी किस ऑक्सीजन पे जा रहा है, कभी किस ऑक्सीजन पे जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ClO-, ClO2-, ClO3-, ClO4-, तो ClO- तो हो गया ये वाला, ClO2- हो गया ये वाला, ClO3- हो गया ये वाला, और ClO4- हो गया ये वाला। अब देखो यहां नेगेटिव चार्ज अनडिलोकलाइज्ड, ये तो डिलोकलाइज्ड हो ही नहीं रहा, इन तीनों में डिलोकलाइज हो रहा है। डिलोकलाइज यहां भी डिलोकलाइज, यहां भी डिलोकलाइज, यहां डिलोकलाइज 2 ऑक्सीजन पे, यहां ये 3 ऑक्सीजन पे जाएगा रेजोनेंस से, यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा 3 ऑक्सीजन पे, यहां 4 ऑक्सीजन पे। तो टॉप टू बॉटम जाऊंगा, टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो पोलरिजिबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है समझ में आ रहा है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इजीली अवेलेबल नहीं होगा, यहां सबसे ज्यादा पोलराइज्ड होगा। तो टॉप टू बॉटम पोलरिजिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे रेजोनेंस बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, वो केटाइन को उतना इजीली अवेलेबल नहीं होगा, और अवेलेबल नहीं होगा तो उसकी पोलरिजिबिलिटी कम हो जाएगी। ये बात थी पोलरिजिबिलिटी ऑफ एनाइन। ठीक है, अब ये तो बात हुई फजांस रूल की। फजांस रूल में हमें पोलराइजेशन देखना है। पोलराइजेशन 2 चीजों से देखा जाता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन और पोलरिजिबिलिटी, और उसके बाद क्वेश्चंस, इसके एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल। ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल, फजान्स रूल के एप्लीकेशन क्या है। तो फजान्स रूल के एप्लीकेशन देखें तो सबसे पहले कोवेलेंट कैरेक्टर कितना आएगा, और वो हमने बोला है कि पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो सबसे पहला कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसका सीधा सा कंसेप्ट है पोलराइजेशन इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और पोलराइजेशन कैसे चेक करेंगे, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन। क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो देखो इधर क्वेश्चन लगाते हैं इस पे, कोवेलेंट कैरेक्टर पे। मैं 8-9 क्वेश्चन कराऊंगा, उनका कंसेप्ट समझे आप क्या मतलब है। फर्स्ट है LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl। देखो तो एनाइन तो सब में सेम है, एनाइन सेम है, तो पोलराइजेबिलिटी तो देखनी है नहीं, हमें देखना क्या है, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। ठीक है, तो पोलराइजिंग ये तो कैसे देखते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। और यहां ये कैसे देखते हैं, साइज और चार्ज की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां Cl तो सब में सेम है, केटाइन वेरी कर रहा है और इधर से इधर जा रहा हूं, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है क्या, और पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन डिक्रीज तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। पोलराइजेशन ये भी डिक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। LiCl तो होता ही कोवेलेंट है, दिस इज कोवेलेंट। सेकेंड एग्जांपल, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2 सेम है। ये इधर भी पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन डिक्रीज हुई है, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। क्योंकि पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन डिक्रीज हुई तो पोलराइजेशन डिक्रीज हुआ, और पोलराइजेशन डिक्रीज हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड LiCl, MgCl2, AlCl3, BeCl2 और NaCl। अब देखो इनकी पोलराइजिंग पावर आप देखो, अभी मैंने फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों को मिक्स कर दिया ना, तो इनमें सबसे पहले बोला है BeCl2 को, फिर बोला है AlCl3 को, उसके बाद बोला है MgCl2 को, उसके बाद बोला है LiCl और फिर बोला है NaCl। और ये देखो यहां पे ये दोनों है ना, ये दोनों ये कोवेलेंट ही होते हैं, और यहां ये तीनों, ये चारों ये कोवेलेंट होते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं फोर्थ ZnCl2, CaCl2, तो ZnCl2 का ज्यादा हो गया। 5 ZnCl2, CdCl2 और HgCl2 इधर से इधर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 6 CuCl, AgCl, AuCl, इसमें भी इधर से इधर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर। ये मतलब पोलराइजिंग पावर से ही चेक हो रहे हैं सारे।
और बात करूं AlCl3 FeCl3 में ज्यादा है, SnCl2 SnCl4 में ज्यादा है। और अगर यहां लिखूं AlCl3 और फिर SnCl4 तो ये आ जाएगा, और यहां लिखूं तो FeCl2 आ जाएगा, वो पीछे जाएगा। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है PCl3 और PCl5 में ज्यादा है कोवेलेंट करेक्टर, क्योंकि ये +5 में है, ये +3 में है। ये तो वो क्वेश्चन है जहां मैंने केटाइन को वेरी किया है, एनाइन को सेम रखा है। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैं लूं BeCO3 से मैं गया BaCO3 से, तो इधर से इधर गया तो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन डिक्रीज, कोवेलेंट करेक्टर भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। अगर मैं लूं BeCl2 BeCO3 तो इसमें Cl माइनस है, इसमें CO3 -2 है। क्या देखनी है, पोलराइजिबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, Cl माइनस की, तो कोवेलेंट करेक्टर भी किसमें ज्यादा है, Cl माइनस में कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है। नेक्स्ट देखो, नोट करें, सारे क्वेश्चन लगाने हैं भैया, कंसेप्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं खुद अपने आप में एक बुक हूं, इतने क्वेश्चन दूंगा आपको कि देखो कितने क्वेश्चन दिए मैंने, हर टॉपिक पे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट है AlCl3 AlBr3 और AlF3। इधर से इधर जा रहा हूं तो पोलराइजिबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है क्या, एनाइन की साइज बढ़ रही है, एनाइन की साइज बढ़ने पर पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो कोवेलेंट करेक्टर भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और ये दोनों तो होते हैं कोवेलेंट, और AlF3 होता है आयनिक। इसके अलावा NaF, NaCl, NaBr, Na, तो इधर से इधर गया तो पोलराइजिबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है क्या, तो कोवेलेंट करेक्टर भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। LiF, LiCl, LiBr, Li, इधर से इधर पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज हुई है, कोवेलेंट करेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और ये तो है आयनिक, बाकी ये तीनों हैं कोवेलेंट। ये भी ध्यान रखना किसको कोवेलेंट बोला है। चलो आगे, नेक्स्ट बात करूं BeF2 BeCl2 BeBr2 और BeI2, इधर से इधर गया तो पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज हुई, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा, और ये सभी ऑल आर कोवेलेंट, सभी क्या है, कोवेलेंट। देखो BeX2 BeO, दीज आर कोवेलेंट, ये सब के सब क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। तो होपफुली समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट में क्या बताना चाह रहा हूं। अगर मैंने लिया BeS या BaS BaCl2 तो S-2 की ज्यादा है, इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे। कोवेलेंट करेक्टर का एक क्वेश्चन चल रहा है, और कोवेलेंट करेक्टर आपको देखना बता दिया है। कैसे देखते हैं, पोलराइजेशन देखना है। पोलराइजेशन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वो 2 फैक्टर कौन से हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा और लेते हैं BeH2 MgH2 LiH AlH3, ये ऑल आर कोवेलेंट, सबके सब कोवेलेंट होते हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा कौन, BeH2, फिर AlH3, फिर MgH2 और उसके बाद LiH।
चलो, बात हो गई कोवेलेंट कैरेक्टर की, और अब उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। बताओ, नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो, मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, वो कंपाउंड को मेल्ट करना है। तो आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं, सॉलिड टू टाइप के होते हैं। एक होता है एमोर्फस सॉलिड, और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड टू टाइप के होते हैं। एमोर्फस सॉलिड, जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर वे में अरेंज्ड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर वे में अरेंज्ड होते हैं। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है कोवेलेंट सॉलिड, एक होता है आयनिक सॉलिड, एक होता है मेटालिक सॉलिड, और एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह के होते हैं: कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो यहां मेल्टिंग पॉइंट है ना, सबसे ज्यादा आता है कोवेलेंट सॉलिड का, फिर आयनिक सॉलिड का, फिर मेटालिक सॉलिड का, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। मतलब इधर से इधर जाऊंगा ना, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी हाई, इनका होता है हाई, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। कोवेलेंट सॉलिड में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? कोवेलेंट सॉलिड में कौन आता है? जिसमें एलिमेंट आर बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड इन लार्ज नेटवर्क लाइक डायमंड, SiO2, सिलिका या क्वार्ट्ज। SiO2, इसमें भी सिलिकॉन ऑक्सीजन से लार्ज कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। SiC, सिलिकॉन कार्बाइड या फिर कार्बोरंडम। डायमंड, सिलिका और क्वार्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरंडम, ये वाले कोवेलेंट सॉलिड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सिलिका, सिलिकॉन, ठीक है, ये वाले इनका सिलिकॉन हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, बट इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होता है। ये पार्ट है सॉलिड स्टेट का। फिर आयनिक सॉलिड में आयन्स के बीच में बॉन्ड होगा, जैसे NaCl है, RbCl है, ZnS है, CHCl है, ये आयनिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में मेटल्स आएंगे, जैसे कॉपर है, Ag है, Au है, ये मेटल्स आ जाएंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड में
मोलिकुलर सॉलिड में आएगा कि इसमें आएगा I2 आ गया सॉलिड, NH3 आ गया, CO2 आ गया, H2O आ गया। इनमें मोलिकुलर सॉलिड का मतलब होता है मोलिक्यूल्स बॉन्डेड बाय वान डेर वाल्स फोर्सेज। तो I2, NH3, CO2, H2O ये वाले इसमें आएंगे। ठीक है, तो कोवेलेंट सॉलिड का मतलब ये नहीं है कि कोवेलेंट कंपाउंड। मोलिकुलर सॉलिड में आते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड आते हैं मोलिकुलर सॉलिड में। ये कोवेलेंट सॉलिड अलग चीज है। कोवेलेंट सॉलिड में मतलब एलिमेंट बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड इन लार्ज नेटवर्क। जैसे डायमंड में कार्बन 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 लॉन्ग चेन होती है, ऐसे ही सिलिकॉन में सिलिकॉन ऑक्सीजन 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 चेन होती है। सिलिकॉन सिलिकॉन जुड़ता है, सिलिकॉन कार्बाइड में सिलिकॉन और कार्बन जुड़ता है। तो कोवेलेंट सॉलिड अलग है, कोवेलेंट कंपाउंड देखो I2 है, NH3 है, CO2 है, H2 है, ये कोवेलेंट है। तो इसका मतलब आयनिक सॉलिड में यदि कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हम कैसे चेक करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो लैटिस एनर्जी पे, क्योंकि जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी है आयंस के बीच अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा है, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां दो फैक्टर लगेंगे। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, या मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज, क्योंकि लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है, चार्ज अपॉन साइज। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि पोलराइजेशन आएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड से कोवेलेंट की तरफ जा रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो यहां भी मैं बोलूं पोलराइजेशन। अब हमें यह देखना है कि लैटिस एनर्जी कंसेप्ट तो कब लगाना है, और मेल्टिंग पॉइंट में पोलराइजेशन कंसेप्ट कब लगाना है। तो देखो, इफ केटाइन alkali metal and anion C-4 N-3 O-2 F-। कैटाइन एल्कली मेटल है और एनाइन इनमें से है, देन क्वेश्चन सॉल्व बाय लैटिस एनर्जी। तो क्वेश्चन किससे सॉल्व करना है, लैटिस एनर्जी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि मेल्टिंग पॉइंट पोलराइजेशन अदर फॉर अदर के लिए आपको क्या लगाना है, पोलराइजेशन ही लगाना है। जैसे क्वेश्चंस की हम बात करें, मैंने लिया अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन से ही बात स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of melting point। मेल्टिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, आपको अरेंज करना है। MF, MCl, MBr, MI। M क्या है, एल्कली मेटल। कंसेप्ट देखो, एल्कली मेटल के साथ कंसेप्ट क्या लगता है, जब एल्कली मेटल होता है तो कंसेप्ट क्या लगता है। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि ये दोनों साथ आए, ना 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 ना, ये नहीं कि एल्कली मेटल के साथ ही एनाइन है, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। एल्कली मेटल हो या एनाइन ये हो, आपको कंसेप्ट लगाना है लैटिस एनर्जी। मतलब यहां कंसेप्ट क्या लगाओगे, क्या कंसेप्ट लगाओगे, कंसेप्ट क्या लगेगा, लैटिस एनर्जी। जिसकी लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। तो लैटिस एनर्जी F- Cl- चार्ज सब में सेम है,
+1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। लैटिस एनर्जी साइज बढ़ने पर लैटिस एनर्जी क्या हो जाता है, साइज बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इधर से इधर जाऊंगा ना तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब मैं लू MF2 MCl2 MBr2 और MI2। यहां M है एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और एल्कली मेटल तो है नहीं, एल्कलाइन अर्थ मेटल 4 अदर में आ गया। यहां कंसेप्ट क्या लगेगा, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन कंसेप्ट लगेगा तो पोलराइजेशन बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कहां हुआ, Mi2 में। तो इधर से इधर जाऊंगा तो यहां भी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जहां मैक्सिमम पोलराइजेशन हुआ है, मेटल तो सेम है, I- का साइज बड़ा है, तो पोलराइजेशन यहां हुआ है। पोलराइजेशन जहां ज्यादा हुआ है वहां मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और ले AlF3 Al2O3 एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम के साथ F-1 -2 -3। कंसेप्ट क्या लगेगा, लैटिस एनर्जी, क्योंकि ये एनायन आते हैं तो कंसेप्ट क्या लगता है, लैटिस एनर्जी। इधर से इधर जा रहा हूं तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि +3 +3 +3। ZnCl2 HgCl2 CdCl2 HgCl2। इधर से इधर जाऊंगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब पोलराइजेशन, और यहां पोलराइजेशन ही मुझे देखनी है। ठीक है, ऐसे लू में Na2O K2O Rb2O और CH2O। कंसेप्ट क्या लगेगा, ऑक्सीजन आती है तो कंसेप्ट क्या लगता है, कंसेप्ट लगता है कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी इधर से इधर जा रहा हूं तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें कई जगह एक्सेप्शन भी चलते हैं, पर मैं एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन की बात यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि अदरवाइज एक्सेप्शन की मैंने बात की तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। यहाँ पे NaF MgF2 AlF3, इधर से इधर लैटिस एनर्जी इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज। मैं साथ में ये भी दिखा रहा हूं कि कंसेप्ट क्या लगाया मैंने, ये तो लगाना है इनके लिए, तो इनमें से कोई भी आ जाए तो लैटिस एनर्जी लगानी है, अदरवाइज आपको पोलराइजेशन से क्वेश्चन लगाने। इसके बाद बात करते हैं Na2O MgO Al2O3 SiO2। अब ये तो एग्जांपल हो गया कोवेलेंट सॉलिड का, तो मैक्सिमम हो जाएगा इसका, तो यहां, और बाकी ये लैटिस एनर्जी से, तो सबसे ज्यादा SiO2 का, फिर Al2O3 का, फिर MgO का, फिर Na2O का। ये मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर आ जाएगा, सफिशिएंट है। एक्सेप्शन की मैंने बात की नहीं है, जनरल जनरल जो कंसेप्ट हैं वो मैंने बता दिए हैं, और होपफुली समझ में भी सबको आ गया होगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपको लगाना नहीं है। ठीक है, तो ये बात कोवेलेंट कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी और सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।